दोस्तों, डोभाल की सीक्रेट फाइल में ऐसा क्या था जिसे देखते ही नेपाल के बालेन शाह ने अमेरिका के बड़े बड़े दूतों को धक्के मार करके बाहर कर दिया था। 27 मार्च की वो काली रात जब चाइना के राजदूत ने काठमांडू के अंदर तख्ता पलट का पूरा प्लान कर लिया था, तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कैसे रातों रात उनका पूरा खेल बिगाड़ करके रख दिया। बालेन शाह को आखिर 8 सितंबर को न्यूयॉर्क जाने से पहले दिल्ली के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ गया? सावन के महीने के अंदर पशुपतिनाथ की वो गुप्त पूजा, क्या प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई फाइलों को हमेशा के लिए जलाने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कटिहार कार बम ब्लास्ट के नेपाल कनेक्शन के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई काठमांडू के अंदर क्या खिचड़ी पका रही थी जिसे अजीत डोभाल ने एक ही झटके के अंदर बेनकाब कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। दोस्तों, हिमालय की शांत वादियों के अंदर इस वक्त एक बेहद खतरनाक और खामोश जियोपॉलिटिकल शतरंज खेली जा रही है। दोस्तों, दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल पंडितों को लग रहा है कि नेपाल में एक जैन जी नेता ने सारी पुरानी कूटनीतिक परंपराओं को तोड़ करके एक नई व्यवस्था पैदा कर दी है। लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि भारत के साउथ ब्लॉक के अंदर एक बिल्कुल अलग, बेहद बारीक और अचूक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ये वो हिडन लेयर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तिकड़ी ने बुना है। दोस्तों, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे डिकोड करने में आज ड्रैगन और ईगल यानी चाइना और अमेरिका दोनों के पसीने छूट रहे हैं। 27 मार्च को जब बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तो नेपाल से लेकर के अमेरिका और चाइना तक खलबली मच गई थी। कूटनीति की दुनिया के अंदर ये कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक ऐसे युवा नेता की एंट्री थी जिसके पास में ना तो कोई पुराना वैचारिक बोझ था और ना ही पारंपरिक कम्युनिस्ट या फिर नेपाली कांग्रेस वाली मानसिकता। वो एक इंजीनियर और एक रैपर से सीधे देश के टॉप पद के ऊपर पहुंच गए थे। सत्ता के अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि विदेशी दूतों से अकेले में मिलने की दशकों पुरानी परंपरा को ही जड़ से उखाड़ फेंका। इसके पीछे एक सीधा और कड़क संदेश था कि नेपाल अब किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं झुकेगा। बालेन शाह का रवैया कितना आक्रामक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के विशेष दूत सर्गियो गोर और दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी समीर पोल कपूर काठमांडू पहुंचे, तो बालेन शाह ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी दूतावास के साथ में बैठक करने की गुजारिशों को सीधे डस्टबिन में डाल दिया गया। अमेरिका, जो नेपाल को तिब्बत और चाइना पर नजर रखने के लिए एक रणनीतिक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, इसी झटके से उबर भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, कल तक जो नेपाली राजनेता अमेरिकी ग्रांट्स और एमसीसी प्रोजेक्ट्स के लिए पलके बिछाए रहते थे, वो अचानक इतने स्वतंत्र कैसे हो गए? लेकिन दोस्तों, अमेरिका और चाइना दोनों को यह नहीं पता था कि बालेन के इस एग्रेसिव स्टैंड के पीछे भारत की वो साइलेंट डिप्लोमेसी काम कर रही है जिसका मास्टरमाइंड खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर है। आखिर कैसे जयशंकर ने नेपाल के चारों ओर एक ऐसा डिप्लोमेटिक फायरवॉल खड़ा कर दिया कि अमेरिका और चाइना दोनों बाहर खड़े रहे गए? और इससे समझने के लिए दोस्तों, हमें उस सीक्रेट मिशन को डिकोड करना होगा जो हाल ही के अंदर दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन्स के अंदर अंजाम दिया गया है। कुछ ही दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार कुमार बेन और उनके करीबी सहयोगी रोशन खड़का ने गुपचुप तरीके से दिल्ली की यात्रा की। दोस्तों, इससे सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट समझने की भूल दुनिया के कई कूटनीतिक पंडित कर रहे हैं। असल में ये बालेन शाह का भारत के सामने फेंका गया एक रणनीतिक पासा था। इस गुप्त यात्रा के दौरान कुमार बेन की सीधी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल से हुई। नेपाल की विदेश नीति के अंदर ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट था। दोस्तों, बालेन शाह को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि राजनीति के अंदर आदर्शवाद और नारों की उम्र बहुत छोटी होती है। काठमांडू की सत्ता भले ही यूथ के हाथों में आ गई हो, लेकिन उसकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिरता का ताला दिल्ली से ही खुलता है।
चाइना के खोखले वादे और डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल की खौफनाक हकीकत बालेन शाह और उनकी टीम को साफ दिखने लग गई थी और यही कारण था कि औपचारिक कूटनीति के साथ साथ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक बैक चैनल को साधने के लिए कुमार बैन को सीधे डोभाल के दरबार में भेजा गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि डोभाल और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अंदर खाने क्या कर रही थी। दोस्तों भारत ने नेपाल में इस बार ऑपरेशन साइलेंट कैच के ऊपर काम किया है। जब बालेन शाह ने राजनयिकों से दूरी बनाई तो भारत ने कोई एग्रेसिव या पैनिक वाली प्रतिक्रिया नहीं दी। साउथ ब्लॉक ने काठमांडू के अंदर अपने राजदूत नवीन श्रीवास्तव को बिल्कुल लो प्रोफाइल रहने का निर्देश दिया। रॉ की ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ही क्लियर थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बालेन युवाओं के भारी जनादेश और एंटी इस्टेब्लिशमेंट लहर से निकले हैं। अगर भारत ने इस वक्त बिग ब्रदर यानी कि बड़े भाई वाले रवैया दिखाने का या फिर दबाव बनाने की कोशिश की तो ये युवा नेतृत्व छिटक करके सीधे चाइना की गोद में बैठ जाएगा। लिहाजा अदित डोभाल ने बालेन को पूरा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पेस दिया। उन्होंने बालेन शाह को अपनी शर्तों के ऊपर कूटनीति करने दी। भारत ने इंतजार किया कि नेपाल का नया नेतृत्व खुद इस बात को महसूस करे कि बिना भारत के एक्टिव सपोर्ट के वो देश नहीं चला सकते हैं। और जब नेपाल को जियोपॉलिटिक्स की इस हकीकत का सामना करना पड़ा तो डोभाल का बिछाया हुआ रणनीतिक चेकमेट काम आ गया। लेकिन दोस्तों इस चेकमेट में सिर्फ कूटनीति नहीं थी बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी था। दोस्तों कटिहार कार बॉम्ब ब्लास्ट के नेपाल कनेक्शन ने कैसे इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात को पलट करके रख दिया, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। दोस्तों नेपाल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठा करके चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी कि MSS और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमेशा अपनी पैठ बनाती रही है। हाल ही के अंदर बिहार के कटिहार में हुई कार बम की आतंकी साजिश और उसके अंदर गिरफ्तार आरोपी के बड़े कबूलनामे ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को चरम पर पहुंचा दिया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये शीशे की तरह साफ हो गया कि पाकिस्तानी आतंकी और स्लीपर सेल्स नेपाल की खुली सीमाओं का इस्तेमाल करके भारत में घुसपैठ और टेरर फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों डोभाल की हिडन लेयर का दूसरा सबसे अहम हिस्सा यही सुरक्षा ग्रिड था। दोस्तों कुमार बैन की दिल्ली यात्रा के दौरान अजीत डोभाल ने बालेन शाह सरकार को इन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स और डार्क फाइल्स की गंभीरता का एहसास करवाया। डोभाल ने कड़े लेकिन स्पष्ट शब्दों के अंदर ये साफ कर दिया कि भारत बालेन की निर्णायक युवा सरकार का पूरा सपोर्ट करती है, सम्मान करती है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ में किसी भी कीमत पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। नेपाल को अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए रोकना ही होगा। इसके बदले में डोभाल ने बालेन को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के अंदर भारत के पूरे बैकअप का भरोसा दिया है। जहां चाइना नेपाल को सिर्फ अपने सामरिक हित, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के महंगे प्रोजेक्ट्स और कर्ज के जाल में उलझाना चाहता है, वहीं भारत ने नेपाल के सामने विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा की एक इक्वल पार्टनरशिप की रूपरेखा सामने रख दी है। दोस्तों भारत का ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ हवा हवाई बातों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सॉलिड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्लान भी है। नेपाल को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा चाहिए जो उन्हें चाइना के महंगे और शोषणकारी कर्ज से नहीं मिल सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल की हाइड्रो पावर एनर्जी बड़े पैमाने पर खरीदेगा जिससे नेपाल की इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट कैश फ्लो आएगा। इसके अलावा भारत जो एक ग्लोबल डिजिटल सुपर पावर बन चुका है, उसने नेपाल के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने, UPI और फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स का विस्तार करने और युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए दरवाजे खोलने का ऑफर दिया है। भारत ने बालेन को बिल्कुल उसी भाषा के अंदर जवाब दिया जो भाषा बालेन के जेन जी वोटर समझते हैं। दोस्तों ये 21वीं सदी की वो स्मार्ट कूटनीति है जिसने चाइना के पुराने रिश्वत वाले मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन दोस्तों कूटनीति की ये बिसात इतनी सीधी और सरल नहीं होती है। अगर सब कुछ भारत के हक के अंदर ही सेट हो गया होता तो फिर बालेन शाह अपने ही बनाए नियम तोड़ करके चाइना के राजदूत से क्यों मिलने जा रहे हैं? क्या बालेन शाह डबल गेम खेल रहे हैं या इसके पीछे भी भारत की ही कोई गहरी और अचूक चाल है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको अंदर तक हैरान कर देगा और ये साबित कर देगा कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आज किस लेवल पर पहुंच चुकी है।
सत्ता में आने के बाद से जिस बालेन शाह ने विदेशी दूतों से अकेले ना मिलने की कसम खाई थी, अब खबर है कि वो इस हफ्ते भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चाइना के राजदूत झांग माओविंग से अलग अलग मुलाकात करने वाले हैं। दोस्तों, काठमांडू पोस्ट और कई इंटरनेशनल एनालिस्ट्स का मानना है कि बालेन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल नई दिल्ली और बीजिंग को बराबरी का महत्व देते हैं। ये उनका बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि ये तथाकथित संतुलन भी पूरी तरह से भारत की शर्तों पर ही हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझिए। बालेन शाह ने सबसे पहले अपने सबसे खास दूत कुमार बेन को गुपचुप तरीके से दिल्ली भेजा। डोभाल और जयशंकर के साथ में सीक्रेट रोड मैप फाइनल हुआ। जब दिल्ली से हरी झंडी मिल गई, तब जाकर के बालेन शाह ने काठमांडू के अंदर राजदूतों से मिलने का फैसला किया। यानी कि चाइनीज राजदूत से मुलाकात होने से पहले ही दिल्ली के साथ में पूरी डील सेट हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री बालेन शाह 8 सितंबर को न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि यूएनजीए के अंदर नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो न्यूयॉर्क जाने से पहले अपनी भारत यात्रा पूरी कर लें। अगर चाइना उनके लिए इतनी ही बड़ी प्रायोरिटी होता तो वो बीजिंग का दौरा पहले फाइनल करते, लेकिन बालेन की ये जल्दबाजी इस बात का पुख्ता सबूत है कि चाइना इस युवा नेता को अपनी मुट्ठी में करने से पहले ही बहुत बुरी तरह से चूक चुका है। दोस्तों, भारत बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर बालेन सिर्फ भारत की तरफ खुलेआम झुकेंगे तो नेपाल के अंदर बैठी मजबूत प्रो चाइना लॉबी और केपी शर्मा ओली या फिर प्रचंड जैसे पुराने वामपंथी दल उन पर हमलावर हो जाएंगे और उनकी सरकार गिराने की साजिश रचेंगे। लिहाजा भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकल है। भारत ने बालेन को मैसेज दिया है कि तुम चाइना को खुश रखने का कूटनीतिक दिखावा करो, पब्लिक में अपनी आइडेंटिटी इमेज बनाए रखो, लेकिन बैकग्राउंड में असली रणनीतिक साझेदार और गेम चेंजर भारत ही रहने वाला है। चाइना और अमेरिका का इस वक्त नेपाल की स्थिति को लेकर के भारी कंफ्यूजन है। उनका ब्लाइंड स्पॉट यही है कि वो इस नई कूटनीतिक पैटर्न को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, चाइना की रणनीति हमेशा से नेपाल के अंदर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की रही है। उनके पिछले कई सालों के अंदर नेपाल के वामपंथी गठबंधनों को भारी भरकम फंडिंग देकर के भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन बालेन शाह किसी वामपंथी स्कूल से नहीं आते, उनके पास में कम्युनिज्म का कोई पुराना वैचारिक बोझ नहीं है। जब बालेन ने सभी राजदूतों को एक साथ बैठा करके संयुक्त मीटिंगें करना स्टार्ट की तो सबसे ज्यादा मिर्ची चाइना को ही लगी, क्योंकि चाइना को नेपाल में बंद कमरों के पीछे वीआईपी ट्रीटमेंट और सीक्रेट डीलिंग करने की आदत थी। दोस्तों, चाइना की खुफिया एजेंसी एमएसएस समझ भी नहीं पाई कि एक ऐसा युवा नेता जिसे वो अनुभवहीन समझ रहे थे, वो भारत की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक टीम के साथ में मिलकर के इतनी मैच्योर चालें कैसे चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी भी कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत का काठमांडू से खाली हाथ लौटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा राजनयिक अपमान है। अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाकर के चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन दोस्तों अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है कि कल तक नेपाल के जो राजनेता अमेरिकी अनुदान के लिए पलकें बिछाया करते थे, वो अचानक इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए। बालेन शाह के इस फैसले के पीछे असल में भारत की वो शांत कूटनीति है जिसने नेपाल को ये आश्वासन दे दिया है कि अगर वो अमेरिका और चाइना के पावर गेम में फंसा तो नेपाल की हालत भी ताइवान या फिर यूक्रेन जैसी हो जाएगी। अमेरिका को दूर रखने में ही नेपाल की भलाई है और भारत नेपाल की संप्रभुता की पूरी गारंटी लेता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में भारत का अंतिम और सबसे बड़ा अचूक प्रहार अभी बाकी है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसके सामने चाइना की अरबों डॉलर की फंडिंग भी मिट्टी साबित होने वाली है। वो क्या है? राजनीति, खुफिया एजेंसियों और कूटनीति के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कल्चरल और सॉफ्ट पावर कहते हैं। दोस्तों, हाई लेवल सूत्रों से जो खबरें निकल के आई हैं उनके मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन के पवित्र महीने के अंदर नेपाल की एक संक्षिप्त लेकिन बेहद पावरफुल धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने और मुमकिन तौर पर लुम्बिनी जाने के लिए एक विशेष चार्टर उड़ान से यात्रा कर सकते हैं। ये कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं होगा, ये चाइना के सीने पर सीधा रणनीतिक वार है।
दोस्तों चाइना नेपाल में कितने भी पुल, सड़कें या एयरपोर्ट बना ले, वो नेपालियों के दिलों के अंदर बसने वाले पशुपतिनाथ महादेव या फिर भगवान बुद्ध का कोई विकल्प नहीं दे सकता है। बालेन शाह खुद नेपाल की बहुसंख्यक हिंदू और युवा आबादी के चहेते हैं। जब पीएम मोदी पशुपतिनाथ के अंदर जलाभिषेक करेंगे तो वो केवल भारत नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों को ही पुनर्जीवित नहीं करेंगे, बल्कि वो बालेन शाह के लिए भी एक बहुत बड़ी घरेलू राजनीतिक संजीवनी का काम भी करेंगे। मोदी की यह संभावित यात्रा नेपाल की जनता को ये साफ और कड़क संदेश देगी कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो सरकारों के बीच की कोई कॉरपोरेट डील नहीं है, बल्कि ये दो प्राचीन सभ्यताओं का अटूट और अमर बंधन है। दोस्तों इस सॉफ्ट पावर के आगे चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से बोनी साबित हो रही है। दोस्तों दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त साउथ एशिया के अंदर भारत की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी को देख करके हैरान हैं। मालदीव के अंदर मोहम्मद मोइजू को लाइन पर लाने के बाद में अब नेपाल के अंदर भी भारत ने बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई धमकी दिए पूरा गेम अपने पक्ष में कर लिया है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब डिफेंसिव माइंडसेट की कोई जगह नहीं है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का एक्सपोर्ट हो, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ग्रिड का निर्माण हो या फिर खुफिया सूचनाओं का रियल टाइम साझाकरण। दोस्तों भारत अपने पड़ोसियों के सामने एक ऐसी वैल्यू प्रीपोजिशन रख रहा है जिसे नकारना उनके खुद के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। बालेन शाह की टीम ने भी इस बात को बहुत गहराई से समझ लिया है कि अगर नेपाल को 21वीं सदी की ग्लोबल सप्लाई चेन और इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनना है तो उसका रास्ता बीजिंग से नहीं बल्कि भारत की मजबूत और $1 ट्रिलियन वाली ग्रोइंग इकोनॉमी से होकर के गुजरता है। अब दोस्तों आप बताइए, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।